सो दिस इज पेज नंबर 1 एंड आज अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन string fixed at both end. Normal mode of vibration on string fixed at both end. Normal mode of vibration on string fixed at both end. ठीक है, ये हेडिंग है अपनी आज की। अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना कि जो फिक्स्ड एंड होता है, जहां पर भी फिक्स्ड एंड है, रिजिड बाउंड्री है, वहां पे हमेशा नोड बनेगा। ठीक है, तो जहां पर भी फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आएगा एट फिक्स्ड एंड देयर इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट नोड। वहां पे क्या बनेगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नोड रहेगा फिक्स्ड एंड पे, या फिर रिजिड बाउंड्री जहां पर है वहां पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर नाउ फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड बोलते हैं इसको, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलेंगे। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को बोलेंगे अपन फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को दोनों एंड से हमने फिक्स कर दिया। दिस इज एनी स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स्ड है। इधर से भी फिक्स किए और इधर से भी फिक्स अपन ने किए। So this is any string and it is fixed at both the end. तो इसमें इस स्ट्रिंग को जब दोनों एंड से फिक्स कर दिया आपने, और यहाँ पे बीच में से पकड़ के अगर आप खींचोगे इसमें, तो इस स्ट्रिंग में क्या होंगे, वाइब्रेशन आएंगे। ठीक है ना, इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन आएंगे। ये जैसे यहाँ से आपने फिक्स कर दिया और यहाँ से पकड़ के बिल्कुल बीचों बीच में से पकड़ के अगर आप खींचोगे, तो ये जो स्ट्रिंग है ये बेटा इस तरह से वाइब्रेट होगी। ये ऐसे वाइब्रेट होगी ये स्ट्रिंग, समझ गए ना, ये इस तरह से। और दोनों एंड पे, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज सपोज L। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या बन रहा है, एंटी नोड, और इन दोनों जगह पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो ये जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल मोड बोलते हैं, या फिर इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, फंडामेंटल मोड या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। समझ गए ना? हेलो, यस सर, समझ गए। समझ गए। ये जैसे ये मेरे पास एक स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे दोनों एंड पे वो कर दो और बीच में से, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि लाइट तो बता ही नहीं सकता मैं यहाँ पे कैसे बताऊं। ठीक है, समझ गए। ये दोनों जगह पे आपने स्ट्रिंग लिए, और यहाँ पर से अगर आप इसको प्लस सर जैसे गिटार में होता है वैसा ना? हाँ, जैसे गिटार में होता है वैसा। तो ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। कल मैंने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी तुमको दिखाया था, मोड ऑफ वाइब्रेशन के, अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन होता है ना, ये स्टैंडिंग वेव है, और यहाँ पे नोड बना, यहाँ नोड, और बीच में क्या बना, एंटी नोड बना है। ए मतलब एंटी नोड, और दोनों जगह पे क्या बने हैं, नोड बने हैं। ठीक है, तो कल अपन ने पूरा इसका बेसिक अपन ने पूरा कर लिए थे। आज हमको ये नॉर्मल मोड ऑन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन ऑर्गन पाइप अपन देख रहे हैं। तो कल स्टैंडिंग वेव का पूरा कैलकुलेशन अपन ने देखा था, उसका पैटर्न कैसा होता है, नोड क्या होते हैं, एंटी नोड क्या होते हैं, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, ये कल की क्लास में हमने पूरा किया था।
ठीक है, तो ये दोनों जगह पे क्या बने, नोड बने। अब स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है, तो कल मैंने ये बताया था कि दो कॉन्जिकेटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बताओ जल्दी से। दो कॉन्जिकेटिव नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2। यस, तो यहाँ पे दो नोड के बीच का डिस्टेंस आएगा सिंस λ/2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाँ या ना? हाँ सर। अरे ये यहाँ तक का डिस्टेंस λ/2 होगा ना दो नोड के बीच का, तो λ/2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 2l इसमें फंडामेंटल मोड में। एंड वेव स्पीड किसके बराबर आएगी यहाँ पे, वेव स्पीड v इज इक्वल्स टू √t डिवाइडेड बाय म्यू। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, t यहाँ पे टेंशन फोर्स है, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो √t/ρ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद है ना? हेलो, अरे याद है? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द वेव स्पीड। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो वेव इज 1/2l एंड वेव स्पीड इज t/μ। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। या फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक भी आप इसको बोलोगे, फंडामेंटल मोड कहलाता है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है आएगी। समझ गए अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर कर रहे हैं अपन? बहुत ही यस सर, आसान है। समझ गए। क्या करना, आपको वेवलेंथ निकालना है, वेव स्पीड आपको पता है, तो वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, हमेशा यही करना फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। अब इसमें क्या करते हैं ना, एक तो ये दोनों तरह से स्ट्रिंग को टाइट कर दो, बीच में से पकड़ के खींच दो, जैसे गिटार या सितार में करते हो, और नहीं तो फिर यहाँ पे कोई ऑसिलेटर लगा दो, तो वो जो ऑसिलेटर ऑसिलेट होगा तो फंडामेंटल मोड में इस तरह से आपको वाइब्रेशन ऑब्जर्व होंगे। समझ गए? कल मैंने बताया था ना, ये पूरा वीडियो दिखाया था इसका आपको, डेमोन्स्ट्रेशन याद है? अरे याद है कि नहीं? यस सर। डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दिखाया था ना मैंने, प्रैक्टिकल वीडियो। एक्चुअल में इसके प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में बहुत आसानी से कर सकते हैं इनके। नॉर्मल मोड ऑफ ये साइन वेव जनरेटर है, ये लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं। ये हो रहा है, ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रही है स्ट्रिंग, देखो अभी, है ना? इधर से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ये कौन सा मोड आ गया, ये है फर्स्ट ओवरटोन। ये इस तरह से ऑसिलेट होती है स्ट्रिंग। ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी आपने, देखो यहाँ पे ये अलग मोड में वाइब्रेट हो रही है। इससे देखो ये फंडामेंटल मोड है, दिस इज द फंडामेंटल मोड, ठीक है। एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी जनरेटर दिख रहा है, समझ गए? हेलो, हाँ सर। तो माइक म्यूट कर लो योजित। तो ये है फंडामेंटल मोड, है ना, फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ये कैसे जनरेट करते हैं अपन, या तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा देते हैं, वो ऑसिलेटर ऑसिलेट होगा और फिर इस तरह का मोड, फिर फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो यहाँ पे अलग मोड में वाइब्रेशन होगा। तो ये फंडामेंटल मोड है, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे। क्लियर हो गया? ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। देन पेज नंबर 2 देखो, अभी अगला जो हार्मोनिक आएगा फंडामेंटल मोड के बाद आता है फर्स्ट ओवरटोन। तो जो नेक्स्ट मोड है हाँ बोलो सर, इसमें वेव्स ट्रैवल तो नहीं कर रही, तो उसकी स्पीड कैसे आएंगे फिर?
वो तो सिर्फ वाइब्रेट कर रही है ना एक जगह पे। वेव स्पीड नहीं आएगी, ये जो बोल रहा है ना, तो ये वेव स्पीड का जो फार्मूला लिखे अपन ने, ये कंपोनेंट वेव की स्पीड का फार्मूला है। हाँ सर। कंपोनेंट वेव मतलब ये जो वेव बनी ना, दो वेव के सुपरपोजिशन से बनी, तो ये कंपोनेंट वेव है। ये थोड़ी, ये डिस्टरबेंस तो एज इट इज ही रहता है यहाँ पे, समझ गए? हेलो, अरे स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसकी स्पीड है ये। हाँ सर। डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ता है यहाँ पे। एंड देन सेकंड पॉइंट आएगा अभी। सर कल जो स्टैंडिंग वेव पढ़े थे फिर उसमें। हाँ बोल। सर हाँ बोलना जल्दी। सर कल जो आपने स्टैंडिंग वेव पढ़े थे उसमें जो कंपोनेंट वेव तो थी उसकी स्पीड आपने जीरो है क्या? कंपोनेंट वेव की स्पीड जीरो नहीं लिखा ना मैंने। वेव भाई जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो दो वेव के सुपरपोजिशन से बन रही है ना, तो कंपोनेंट वेव की स्पीड होती है, लेकिन जब स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो फिर स्पीड नहीं आती। फिर कम जो स्टैंडिंग वेव होती है जो जहां पे वैसे ही होता है उसका पैटर्न, डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ता ना उसमें। तो यहाँ पे फार्मूले में जो वेव स्पीड हम यूज कर रहे हैं, हाँ सर। वो कंपोनेंट वेव की स्पीड को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। अब हाँ, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या इसी को बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन। तो अगला जो मोड है वाइब्रेशन का, देखो अभी यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग लिए, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड हार्मोनिक। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये एल है। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब यहाँ पर एक नोड आएगा तो जो वेव है वो इस तरह से बनेगी, यहाँ पे पैटर्न ऐसा ऑब्जर्व होगा आपको, समझ गए? ये ऐसा ऑसिलेशन आएगा वेव का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कितने नोड बन रहे हैं। एक नोड ये बन गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। तो ये जो डिस्टरबेंस है आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि ये वेव इधर आगे जाएंगी या इधर आएंगी, ये एज इट इज वाइब्रेट होंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो वाइब्रेट हो रही वो कंपोनेंट वेव के सुपरपोजिशन के कारण ये रिजल्ट आ रहा है ऐसा। तो दिस इज द स्टैंडिंग वेव, है ना? यहाँ पे एक नोड बन गया, एक नोड ये, एक नोड ये, और कितने एंटी नोड बन रहे हैं यहाँ पे? दो एंटी नोड और तीन नोड है। मतलब इतने सेगमेंट की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी इधर नहीं आ सकती और यहाँ की एनर्जी इधर नहीं जा सकती। तो स्टैंडिंग वेव में जो एनर्जी होती है ना वो ट्रेवल नहीं करती, प्रोग्रेसिव वेव में ट्रेवल करती है। यहाँ की एनर्जी इधर नहीं आएगी, यहाँ की एनर्जी इधर नहीं जाएगी। नोड वाले पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं। नोड के जो पार्टिकल है ना वो परमानेंटली रेस्ट पे रहते हैं आपके, समझ गए? नोड वाले जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल एट नोड आर परमानेंटली एट रेस्ट, ठीक है? समझ गए? हेलो, यस सर। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी आएगी? ये फर्स्ट ओवरटोन आप बोलोगे इसको, तो वेवलेंथ देखो यहाँ तक लैम्डा बाई 2 और फिर लैम्डा बाई 2, तो 2 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बराबर है? हेलो, अरे समझ गए? दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इतना लैम्डा बाई 2 हो गया और इतना और लैम्डा बाई 2 आ गया ना भाई। तो 2 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू लेंथ। तो वेवलेंथ किसके इक्वल लिख सकते हो आप? इट इज 2l अपॉन 2, है ना? तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, इट इज 2 डिवाइडेड बाय 2l इनटू वेव स्पीड। तो ये वाला टर्म तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको मैं f2 लिख दूं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल आ रहा है। अरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल आ रहा ना, आया ना? ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है कि नहीं? देख लो यहाँ पे। यस सर। इसलिए इसको क्या हाँ, बोल सर। रहे हैं हम? इसलिए इसको सेकंड हार्मोनिक बोल रहे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या आया था? वेव स्पीड, ये इनटू में है ना यहाँ पे 1/2l इंटू वेव स्पीड था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये डबल, इसलिए सेकंड हार्मोनिक है। और इस मोड को बोलते हैं हम फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन है। एंड फिर थर्ड आते अपन अगला। फर्स्ट ओवरटोन के बाद आएगा
सेकंड ओवरटोन, ठीक है, हार्मोनिक बाद में लिखेंगे। सेकंड ओवरटोन में अभी देखो ये स्ट्रिंग ली हमने जो दोनों एंड से फिक्स है, यहाँ पे अभी कितने नोड बन रहे थे, दो एंटी नोड, 3 नोड। तो अब यहाँ पे कितने नोड बनेंगे, एक नोड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक नोड ये रहेगा, एक नोड ये रहेगा। यहाँ पे 2 सेगमेंट में वाइब्रेशन हो रहा था फर्स्ट ओवरटोन पे। यहाँ पे जो वेव है ये कितने सेगमेंट में वाइब्रेशन आपको दिखेंगे, यहाँ पे 3 सेगमेंट बनेंगे वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 सेगमेंट आएंगे, स्ट्रिंग 3 सेगमेंट में वाइब्रेट होगी। क्लियर हो गया। तो वेवलेंथ की अगर हम बात करें, दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज लैम्डा बाई 2। so this is total length of string, so therefore 3 into lambda by 2 is equals to L. This implies that wavelength will be 2L upon 3। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसके लिए, सेकंड ओवरटोन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो ये बनेगा 3/2L into वेव स्पीड एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 times f1। मतलब f1 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी इट इज 3 times ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा थर्ड हार्मोनिक। इसलिए इसको बोलोगे थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पे ये जो सेकंड ओवरटोन है इसको क्या बोला जाता है, थर्ड हार्मोनिक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सेकंड ओवरटोन पढ़ो इसको या थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है और ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है, इसलिए क्या बोलोगे, इसको सेकंड हार्मोनिक बोलोगे। तो सेकंड हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर की जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। ओवरटोन जस्ट नेक्स्ट वाला पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग ओवरटोन चलते हैं अपन। फंडामेंटल मोड, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन एंड देन सेकंड ओवरटोन एंड देन थर्ड ओवरटोन, ऐसे चलेंगे। लेकिन जो हार्मोनिक होते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फर्स्ट हार्मोनिक आपका, फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल होता है उसके अकॉर्डिंग आप हार्मोनिक बोलते हो। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया। अब ये बताओ मुझे, सेकंड ओवरटोन के बाद जो थर्ड ओवरटोन होगा वहां पे कितने सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी? थर्ड ओवरटोन में कितने सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी? 4। अभी 3 सेगमेंट बन रहे थे, 4 सेगमेंट बनेंगे ना थर्ड ओवरटोन में। हाँ। अरे समझ गए? थर्ड ओवरटोन में स्ट्रिंग कितने, थर्ड ओवरटोन, हाँ थर्ड ओवरटोन में 4 सेगमेंट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ अभी ये ऑसिलेटर है। ये 11 हर्ट्ज में जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तुमने कितना किया है, 11 हर्ट्ज, तो ये फंडामेंटल मोड बन रहा है। मतलब इस फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी, 11 हर्ट्ज है। और इसको आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करते गए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया उनने, चेंज किया, तो फिर रेजोनेंट कंडीशन नहीं आ रही यहाँ पे स्ट्रिंग वाइब्रेशन की।
ये 22 हर्ट्ज पे देखो, ये है, ये अगला मोड है रिजोनेंस कंडीशन पे, मतलब स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और ये जो बूफर है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच की, मतलब रिजोनेंट कंडीशन यहाँ पे बनी है। और इसमें जो अगला मोड है, ये कौन सा मोड है? फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है ये, समझ गए? फर्स्ट ओवरटोन, एंड दिस इज द सेकंड हार्मोनिक एक्चुअल में, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ाओगे 22 हर्ट्ज से बढ़ाते जा, ये अभी अगला मोड है वाइब्रेशन का, दिस इज 33 हर्ट्ज पे। ये कौन सा ओवरटोन बन रहा है वाइब्रेशन का? दिस इज सेकंड ओवरटोन, बट इट इज थर्ड हार्मोनिक कहलाता है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ये इस तरह से वाइब्रेशन होता है। ये अभी देखो कितने सेगमेंट बन गए, 1 2 3 4 सेगमेंट, मतलब ये थर्ड ओवरटोन कहलाएगा ये, एंड इट इज फोर्थ हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी देखो 44 हर्ट्ज के लिए कर रहा है ना। एंड देन लुक एट हियर, अभी समझ गए बेटा ये? हेलो, ये डायग्राम समझ गए? हाँ सर। है ना। तो हार्मोनिक आपका फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल के अकॉर्डिंग आपके हार्मोनिक डिसाइड होते हैं। ओवरटोन पहले फंडामेंटल मोड, उसके बाद जो अगला पैटर्न आएगा वाइब्रेशन का वो फर्स्ट ओवरटोन आएगा, उसके बाद का जो पैटर्न आएगा वो सेकंड ओवरटोन होगा। तो ओवरटोन आपके कंटिन्यूअस ऑर्डर में चलेंगे। हार्मोनिक की काउंटिंग आपको फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल के फॉर्म पे सोचना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल के फॉर्म पे किस तरह से फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको हार्मोनिक सोचना है। जैसे सेकंड हार्मोनिक बोल रहे हो, तो सेकंड हार्मोनिक मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, ठीक है, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है ना सेकंड हार्मोनिक, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है। और सेकंड ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है। तो अब आगे के जो मोड है वो इसी तरह से बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है ये, देख लो अभी बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा, कोई जनरल फार्मूला अगर अपन सोचे यहाँ पे ना, जनरल फार्मूला इसके लिए, तो जनरल फार्मूला कैसे बनेगा देखो। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो जनरल फार्मूला कैसे बनेगा, दिस इज पेज नंबर 3 है ना। जनरल फार्मूला कैसे बनेगा अभी, इसके लिए जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं अपन। नाउ जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला को सोचने के लिए देखो, हाँ ये है फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे वेवलेंथ की इक्वेशन लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l, 2l हमेशा आएगा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये वेवलेंथ आएगी, दिस इज द वेवलेंथ, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n, जहां पे n की वैल्यू आपकी 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसे आएगा। n की वैल्यू 1 मतलब कहलाएगा ये फंडामेंटल टोन, दिस इज फंडामेंटल टोन ना। और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 को क्या बोलोगे, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, एंड इट इज सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। और फिर n की वैल्यू 3 अगर आप पुट करोगे तो इट इज सेकंड ओवरटोन एंड इट इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। ये ऐसा बढ़ता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी fn विल बी गिवन बाय, किसके बराबर आएगा, वेव स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा n, सो इट इज n डिवाइडेड बाय 2l इनटू वेव स्पीड। और वेव स्पीड का फार्मूला तो हमको पता ही है भाई, स्ट्रिंग में वेव स्पीड का फार्मूला क्या लिखोगे, वेव स्पीड का फार्मूला स्ट्रिंग के लिए हमको पता ही है यहाँ पे, है ना, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। सो वेव स्पीड विल बी गिवन बाय अंडर रूट टी अपॉन म्यू। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेव स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इस तरह से बनता जाएगा आपका, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे, जीरो से नहीं आएंगे। n की वैल्यू 1 मतलब फंडामेंटल मोड, तो ये क्या बन गया आपका जनरल फार्मूला बन गया,
समझ गए ये जनरल फार्मूला जो लिखा हूं मैंने? अरे हाँ यार, जवाब हाँ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला बन गया आपका नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग के लिए। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अब एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड सिचुएशन ये दी हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग को आपने फिक्स कर दिया है एंड ये एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे आपने लिया है, जो ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है इस तरह से, और यहाँ पे जो वेव जनरेट हो रही है स्ट्रिंग पे, दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क हियर, दिस इज ट्यूनिंग फोर्क। और जो वेव जनरेट हो रही है, स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बन रही है, और इस स्टैंडिंग वेव में ये इस तरह का पैटर्न आ रहा है यहाँ पे इस स्टैंडिंग वेव में। ठीक है, मतलब कौन से मोड में वाइब्रेट हो रही है स्ट्रिंग? अरे समझ गए? सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज सपोज 1.2 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर, और जो टेंशन फोर्स है यहाँ पे स्ट्रिंग पे वो भी दिया हुआ है कि भाई टेंशन फोर्स कितना है यहाँ पे। नाउ टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू, सपोज इट इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का आपने टेंशन फोर्स लगाया, या फिर एंड लीनियर मास डेंसिटी इज सपोज 0.002 kg पर मीटर। ठीक है, तो इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए पूरा? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर, समझ गए। तो अब बताओ इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वही फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वही ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा वेव स्पीड। तो वेव स्पीड इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू। तो यहाँ पे आप अब ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 0.002 kg पर मीटर। सारे डेटा आपके एसआई सिस्टम पे हैं, इट इज 0.002। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे सॉल्व करने पे? यहाँ पे कितना आएगा? 1000। अरे समझ गए? कुछ डेटा 10 to the power √5. ये 3 जीरो ऊपर चलेगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया है ना, तो इट इज 5 इंटू 10 √5 इंटू कितना बचेगा? 10 to the power 2. हाँ, 3 और 1 4, हाँ 2 मीटर पर सेकंड बराबर है। सो दिस इज द वेव स्पीड ऑन दिस स्ट्रिंग, कंपोनेंट वेव की ये स्पीड आएगी √5 के तौर पे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, या फिर मैं अगर इसको एक ऐसा डेटा ले लूं, चलो मैंने मान लो 800 न्यूटन ले लिया ये, तो फिर ये कितना बचेगा यहाँ पे? 800, ये रहेगा तुम्हारा 8, 2 से डिवाइड करोगे ये बचेगा 4, मतलब कितना जाएगा? 2, बराबर है। ठीक है, हाँ सर। हाँ ओके। अब वेवलेंथ देखो यहाँ पे, तो वेवलेंथ किसके बराबर आएगी? वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इतना पार्ट भी लैम्डा बाई 2 है एंड दिस पार्ट इज आल्सो लैम्डा बाई 2, सो 2 टाइम्स
lambda by 2 ये किसके इक्वल है यहाँ पे, this is equals to 1.2 मीटर. So therefore wavelength will be given by 1.2 meter into 2 divided by 2, 2 से 2 cancel. So what is the wavelength here? It is 1.2 meter. Clear हो गया अभी कि नहीं? अरे समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? वेवलेंथ निकाल लिए? हाँ सर. तो अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ. तो वेव स्पीड 2 into 10 to the power 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल. इसको सॉल्व कर देना आप तो ये बचेगा 20 डिवाइडेड बाय 12 into 100 हर्ट्ज. इसको और सिंपलीफाई कर दोगे तो 4 3 जा 12 and 4 5 जा 20. So it is 500 divided by 3 हर्ट्ज की यहाँ पे क्या बनेगी, ये फ्रीक्वेंसी आएगी. ठीक है. और ये जो फ्रीक्वेंसी आई है 500 divided by 3 हर्ट्ज, this is the frequency of this tuning for this vibration. समझ गए? अरे समझ गए कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? देख लो कैलकुलेशन समझ गए? Yes, sir, समझ गए. हाँ, और उसमें जो टेंशन फोर्स और म्यू दिया, लीनियर मास डेंसिटी, वो क्वेश्चन में गिवन रहेंगे आपको बाकी डेटा. ठीक है. या फिर ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी दे दी रहेगी, आपको टेंशन फोर्स निकालना होगा, या टेंशन फोर्स दिया रहेगा तो म्यू निकालना होगा. मतलब कोई एक अननोन कर देगा, बाकी कैलकुलेशन आपको करने होंगे. जैसे यहाँ पे फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स है तो बाकी डेटा आपके गिवन है यहाँ पे. ठीक है, समझ गए? सो दिस इज एट रेजोनेंट कंडीशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. समझ गए ये कैलकुलेशन? इसके इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. सर नहीं समझा कैलकुलेशन. नहीं समझा? नहीं सर. ठीक है. कहां पर से नहीं समझा? सर वो VW की वैल्यू कैसी आई? VW की? हाँ सर. देख, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में वेव की स्पीड का फार्मूला क्या बताया था मैंने? ये गिवन है. हाँ, यहाँ पे ये जो डेटा है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग को आप टाइट करोगे तो ये टेंशन फोर्स क्रिएट होगा. ये वाला जो डेटा है ना आपका, ये गिवन है. तो स्ट्रिंग में वेव की स्पीड का ये फार्मूला होता है. सुशांत, उसके बाद कैसे किए? उसके बाद टेंशन फोर्स की वैल्यू पुट किए, म्यू की वैल्यू पुट किए, मतलब स्ट्रिंग की जो लीनियर मास डेंसिटी ये पुट किए आपने. तो ये कितना आ गया? 2 into 10 to the power 2 मीटर पर सेकंड आ गया सॉल्व करने पे. सर वो आता ही नहीं. सर 10 की पावर गलत आती है. कितना आया? अच्छा रुक जा. किसने? तुम्ही ने बताया था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था भाई. तुम सर लोगों मैंने ने बताया. बताया नहीं. सर पहले बराबर था, बट जब आपने डेटा चेंज किया तो भी 5/2 आ रही है 10 की पावर. रुक जा ना, अभी देख यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3. तो 1 2 3 जीरो तो ये आ गए, और ये 800 है तो ये एक जीरो यहाँ. अच्छा हाँ, बराबर है. तो इसको 80 न्यूटन करना पड़ेगा फिर. बराबर है अभी? ठीक है. हाँ सर. सॉरी, इट इज माय मिस्टेक. हाँ, डेटा चेंज किया था तब. अभी डेटा समझ गया क्यों चेंज किया था मैंने? वो परफेक्ट आंसर के लिए, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है, अभी ठीक है. हेलो सुशांत. हाँ सर. हाँ चलो, अभी ले लो. अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया सर. ये वाला लेना, ये करेक्शन करने के बाद का. ठीक है, 80 न्यूटन किए जब हमने टेंशन फोर्स, वो गिवन डेटा था. ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन. अब ये समझ गया पूरा? आगे बढ़ूं मैं? और एक सोनोमीटर सुना होगा तुमने. सोनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. स्टैंडिंग वेव या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग. तो सोनोमीटर के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो सोनोमीटर के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड रहेंगे आपके. ठीक है, सोनोमीटर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी पे बेस्ड होते हैं. हेलो, देखो मैं एक बता रहा हूँ सोनोमीटर यहाँ पे आपको. ये सोनोमीटर देखना है सर. Verify the law of transverse vibration in stretched string using sonometer.
ये एक्सपेरिमेंट है। ये वुडन बॉक्स दिख रहा है आपको, दिस इज द वुडन बॉक्स। ये ट्यूनिंग फोर्क है, देखो ये इस तरह के होते हैं ट्यूनिंग फोर्क। हाँ, ये हैंगर है जिसपे वेट आप लटकाते जाते हो, और ये वायर है साइड में, ये रबर हैम्पर है, स्टील वायर। सोनोमीटर में ये आपने वायर को फिक्स कर देते, कुछ होल्स होते हैं यहाँ पे, और वहां पे एक मीटर स्केल लोकेटेड होती है। ये इस तरह से देखते जाओ पूरा। एक मीटर लेंथ को आप यहाँ पे फिक्स कर दोगे। ये 2 ब्रिज कहलाते हैं इसमें सोनोमीटर में। हाँ, 2 ब्रिज लगे बने हुए, और इट इज पासिंग ओवर अ पुली एंड वेट वहां पे नीचे आप लटका देते हो, जिसपे इस वेट से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, एक पेपर राइडर मतलब एक पेपर का ऐसा टुकड़ा लेना और उसमें रख देना उसमें, तो उससे पता चलेगा रेजोनेंस कंडीशन। आपको पेपर राइडर रखा होगा वो। फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेन द टेंशन T एंड द लीनियर मास डेंसिटी आर कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो वहां पे 2000 ग्राम का वेट रख दिया उसने। पेपर राइडर रखोगे ये ऐसा बीच में, दोनों ब्रिज के बिल्कुल बीच में। ये ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा वाइब्रेट करवाते, देखो ये वाइब्रेट करवाते, और उसको वहां पे रख दोगे। मतलब रेजोनेंस कंडीशन नहीं है अभी। हाँ, अब उसको एडजस्ट करते जाएंगे अपन, ये ब्रिज के डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे। ये वो वाइब्रेट होती है, उसकी जो प्रॉन्ग्स होती है ना वो वाइब्रेट होती है। फिर से नहीं गिरा, मतलब अभी रेजोनेंट नहीं है, तो वहां जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी मैच नहीं कर रही है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और वहां पे जो वाइब्रेशन होंगे स्ट्रिंग के, वो अभी मैच नहीं कर रहा। सर तो वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो स्ट्रिंग को अटैच कर रहा है क्या, मतलब चिपका कर? हाँ, उसको चिपका कर रहा के है। रखना पड़ेगा ना, तब तो वो वाइब्रेट करेगा ना स्ट्रिंग के साथ में, उसके साथ रेजोनेंट कंडीशन बनेगी ना। ये अभी भी नहीं गिर रहा, ये अभी गिरा है शायद ये। ये रीडिंग को नोट कर लेना यहाँ पे, दोनों ब्रिज के बीच के जो लेंथ है, तो दिस इज 10.7 सेंटीमीटर। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन, टेक द लेंथ एज L2, और फिर से एक्सपेरिमेंट आपको रिपीट करते जाना है। फिर से गिरा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको एवरेज लेंथ यहाँ पे पता चल गई। अगेन इट इज 10.7, मतलब आपको अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, समझ गया। फिर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 512 हर्ट्ज, और जहां पर वो गिर रहा था इट इज 10.7, और उसके बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये। ठीक है, हर बार ये एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करते जाओगे। नाउ आई एम, यहाँ पे इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लिया आपने ट्यूनिंग फोर्क, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अभी मैं ट्यूनिंग इसके बारे में बता देता हूँ ना। अभी सोनोमीटर के बारे में आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया क्या लेकर? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ठीक है, so now this is page number 5. देखो पेज नंबर 5, एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए ये लॉ है, देखो क्या है। हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी Fn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t डिवाइडेड बाय म्यू। ये पढ़े ना अपन ने अभी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। अरे समझ गए, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे आपने एक लोड आपने लगा दिया, और इस लोड के कारण क्या आएगा यहाँ पे, टेंशन फोर्स।
स्ट्रिंग के मटेरियल की लीनियर मास डेंसिटी म्यू एल, और मान लो ये वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे आपने ट्यूनिंग फोर्क लगाया तो इससे ये इस तरह के मोड में आपको वाइब्रेशन दिख रहे हैं। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है, ठीक है। एंड देन ये फार्मूला हो गया हमारे पास में वाइब्रेशन के लिए। तो जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, इफ टी एंड म्यू को अगर हम कांस्टेंट रखें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड दूसरा, अगर आप किसको कांस्टेंट कर दो यहाँ पे, इफ लेंथ एंड म्यू आर कांस्टेंट, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन फोर्स। तो फिर ये किसके प्रोपोर्शनल, यहाँ पे टेंशन फोर्स के, अंडर रूट ऑफ टेंशन फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टी इज टेंशन फोर्स हियर एंड म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। एंड तीसरा जो लॉ है, इट इज इक्वेशन नंबर 2, इफ आप अब किसको कांस्टेंट कर दो यहाँ पर, लेंथ एंड टी आर कांस्टेंट, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज 1/√μ। तो ये 3 लॉ हैं यहाँ पे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, स्टेट बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो आपको इन लॉ को इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। सो दीज आर 3 लॉज। If T and mu are constant, then frequency is inversely proportional to length of string. And if length and mu are constant, and then frequency is proportional to root of tension force. And if length and tension force are constant, then frequency is inversely proportional to root of mu, linear mass density. तो अब तीनों लॉ को वेरीफाई करना, तो इन तीनों लॉ को वेरीफाई करने के लिए ना सोनोमीटर यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को प्रूफ करने के लिए आप ये लेंथ को बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग मिलेगी। टेंशन फोर्स को प्रूफ करने के लिए आपको ये वेट को बदलना पड़ेगा, और म्यू को प्रूफ करने के लिए आपको वायर को बदलना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, देखो लेंथ को प्रूफ करने के लिए स्ट्रिंग की अलग अलग लेंथ में हमको ये एक्सपेरिमेंट करना है। फिर टेंशन फोर्स को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे वेट को बदलना पड़ेगा, और लीनियर मास डेंसिटी वाले लॉ को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लेंथ और वेट सेम रखना है, लेकिन स्ट्रिंग बदल दोगे आप। पहले ये स्ट्रिंग लोगे, फिर उसकी थिकनेस बदलोगे, फिर थिकनेस बदलोगे, तो अलग अलग स्ट्रिंग, लेकिन जो लेंथ है वो आपको सेम लेना, वेट आपको सेम लेना है। इसको प्रूफ करने के लिए वेट सेम लेना है और ये लेंथ भी सेम लेना है। सॉरी, इसको प्रूफ करने के लिए, टेंशन फोर्स को प्रूफ करने के लिए लेंथ सेम लेना है, म्यू सेम लेना है। यहाँ पे आप वेट बदलोगे, तो वेट बदलोगे तो टेंशन फोर्स बदलेगा, और लेंथ को प्रूफ करने के लिए ये सेम लेना है, म्यू सेम लेना है, यहाँ पर कि आप लेंथ को कम ज्यादा करके इसको प्रूफ करते हैं। समझ गए अभी लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग? हेलो सर, हाँ बोलो सर। इनके सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि थ्योरेटिकल भी है? एक्सपेरिमेंटल ही है ये, ठीक है ना। थ्योरेटिकल तो अपन ने ऑलरेडी कर लिए ना, कि जो फ्रीक्वेंसी देख Fn इक्वल्स टू, ये तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया, n/2l इंटू √T/μ। तो जो क्वेश्चन है वो तो इसी फार्मूले से हो जाएंगे आपके पूरे। समझ गया? हाँ सर। तो क्वेश्चन के लिए आपको उस पर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे सोनोमीटर का क्वेश्चन आता है, सोनोमीटर दिया हुआ है, तो उसमें बाकी डेटा आपको गिवन रहेंगे कि 2 ब्रिज के बीच का डिस्टेंस इतना है, वायर की लीनियर मास डेंसिटी इतनी है, ठीक है, वेट दिया रहेगा या फिर फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो कोई एक अननोन क्वांटिटी रहेगी जिसको आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। समझ गए? हाँ सर। बस उतना ही है, बाकी और कुछ नहीं उसमें कि भाई आपको पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसका। तो ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है, इसके क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इसी तरह से करने हैं। तो सोनोमीटर का मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, किस तरह का रहेगा ये मिटा दूं यहाँ पर का, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर, हो गया। हाँ, पेज नंबर 6। तो जो सोनोमीटर वायर है ना आपका, ये एक वुडन बॉक्स है अल्टीमेटली इनको प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सोनोमीटर नाम ही इसका, सोनो मतलब साउंड से रिलेटेड है, एंड ये एक वुडन बॉक्स होता है यहाँ पे,
और इसमें होल रहते जिससे और यहाँ पे हुक लगी होती है और फिर यहाँ पे आपके ये ब्रिजेस रहते हैं, ये 2 ब्रिज हैं एंड देन यहाँ पे पुली और फिर यहाँ पे आपने क्या लटका दिया, वेट लटका दिया। सो दिस इज द वुडन बॉक्स। क्लियर हो गया? और ये 2 ब्रिज हैं यहाँ पे, तो अगर ये 2 ब्रिज हैं तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो मान लो अगर ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है तो ये इस तरह से आएगा। और जैसे यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने ये एक ट्यूनिंग फोर्क को चिपका दिया, तो इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो मैच करेगी तो यहाँ पर जो आप पेपर राइडर लगाते हो ना वो नीचे गिर जाएगा, मतलब रेजोनेंट कंडीशन पे आ जाएगा। तो आप ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर पता है, ठीक है आपको, तो ये फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई आपको, तो आप ये लॉ को क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे टेंस, ये पहला वाला लॉ वेरीफाई करना, तो लेंथ, ये ब्रिज की लेंथ बदलोगे तब रेजोनेंट कंडीशन आएगी, ठीक है। दूसरा लॉ को वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे ब्रिज की लेंथ उतनी रखना आपको, यहाँ पे वेट को चेंज करोगे तो वो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। और म्यू को वेरीफाई करना है तो ये लेंथ उतनी रखना, वेट उतनी रखना, आपको पूरा वायर बदलना पड़ेगा, तब रेजोनेंट कंडीशन में ये पेपर राइडर आपका गिरेगा, तब ये लॉ क्या होगा, यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Then we तो ये हाँ, बोलो अभी कुछ पूछ रहे। ट्यूनिंग फोर्क के कारण आते हैं, एक बार और दिखा रहा हूँ मैं सोनोमीटर, ठीक है, देखना, फिर से देखना अभी सोनोमीटर। ये देखना, अभी देखना, दोबारा देखना। वेरीफाई द लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, ये तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपार्टस लगाते हैं अपन, ये ट्यूनिंग फोर्क दिख रही है। ये पेपर राइडर देखे अभी, ये ऐसा होता है, ये पेपर राइडर दिखा। फर्स्ट लॉ क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे आपने वेट को फिक्स कर दिया, अभी 2000 ग्राम वेट को फिक्स कर दिया, तो टेंशन फोर्स कांस्टेंट हो गई आपकी। और यहाँ पे वायर को भी फिक्स कर दिया आपने, तो टेंशन फोर्स फिक्स हो गया आपका, और दूसरा क्या फिक्स हो गया, लीनियर मास डेंसिटी। अब ये ट्यूनिंग फोर्क लिए, ये राइडर रख दिया आपने, ये ट्यूनिंग फोर्क को हैमर से बीट करोगे तो वो वाइब्रेट होगा, और उसको उसके साथ वायर के साथ चिपकाओगे तो रेजोनेंट कंडीशन अगर आएगी तो वो पेपर राइडर गिरेगा। ये नीचे नहीं गिर रहा, मतलब रेजोनेंट कंडीशन में है, तो अब आप लेंथ को एडजस्ट करोगे वहां पर से, ठीक है। अभी समझ गए? ये उसमें वायर से चिपकाना, अभी इसको समझ गया बेटा अभी? हाँ ठीक है, अभी पूछो, अभी समझ गए? पूछो अभी। हेलो, अरे पूछो ना, कुछ है डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? पूछो तो जल्दी से। नो सर, समझ गया। नो सर। ठीक है, तो एंड कर दूं क्लास आज की? ठीक है, एंड कर दूं? स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे इसका। तो सोनोमीटर के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल ही है, मतलब आपने जो लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग ही है वो अल्टीमेटली। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला उसको लॉ के फॉर्म पे उन्होंने अलग अलग लिख दिया, बस और कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन ऑर्गन पाइप अपन कल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रिंग का डिस्कशन, ओके।